तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नेमसा में। जैसे कि स्वामी विवेकानंद को कोट करते हुए हम बात कर रहे हैं कि उठो जागो तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो नए जोश और जुनून के साथ साथियों आगे बढ़ते हैं और पूरी आशा और उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो इसी के साथ ही साथियों बिना देरी किए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। तो खैर साथियों आज हम बात करने वाले हैं अपने जो कक्षा 12 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, वो जिसमें भारतीय राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें आज हम एक नए राजनीति के दौर में गुजर रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके बारे में। एक किस प्रकार एक भारतीय राजनीति में नया आंदोलन आया था, नया बदलाव आया था और वो नए बदलाव कौन-कौन से थे, किस प्रकार हुए थे उनके बारे में। खैर साथियों मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि हमने शुरुआत में पढ़ा था 1947 में ज्यों ही अपना देश आज़ाद हुआ, उसके सामने देश के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियाँ, जिसमें सबसे पहली चुनौती थी देश का एकीकरण करना, फिर देश का लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना और तीसरी चुनौती थी वो थी सामाजिक विकास। समाज का आर्थिक विकास किस प्रकार किया जाए, देश का विकास किस प्रकार किया जाए, ये सारी की सारी घटनाएँ हमने पढ़ी थी। उसके बाद किस प्रकार लगातार लंबे समय तक कांग्रेस प्रणाली का प्रभुत्व रहा, हमने ये भी देखा था। 1960 के दशक के अंतिम समय में कांग्रेस खुद अलग कांग्रेस के टुकड़े हो गए थे, विचारधारात्मक गठबंधन वाली कांग्रेस खुद समाप्त हो गए, यूँ समाप्त होने की कांग्रेस कगार पर आ गई थी। लेकिन किस प्रकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पुनर्स्थापना होती है और कांग्रेस वापस सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आ जाती है। फिर हमने ये भी पढ़ा था किस प्रकार लोकतांत्रिक संकट आया था, जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया हुआ राष्ट्रीय आपातकाल, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ा, क्षेत्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ा, किस प्रकार भारत की राजनीति में नए-नए दौर किस प्रकार पैदा होते हैं, उनके या पैदा हुए थे, उनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। और इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि परिवर्तनता कैसे हुई राजनीति में, कि क्या जिस समय 1952 में जो स्थिति थी, आज ही वही स्थिति है या नहीं है? अगर नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो खैर साथियों, हम वही बात करते हैं कि 1952 में देश का पहला आम चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री या कांग्रेस के जो सुप्रीमो जिनका नाम अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़ा गया। वहीं वापस अपन बात करें 1989 की या 84 की, तो उसी समय 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या की गई उनके खुद के ही रक्षकों के द्वारा। तो उनके जस्ट बाद में 1984 में चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस को राजीव गांधी के नेतृत्व में बड़ी बढ़त मिली थी, बहुत अच्छी जीत मिली थी। ये कांग्रेस के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ था। कांग्रेस लोकसभा की कुल सीटों की 3/4 सीटों पर अपना कब्जा कर लेती है, अर्थात 415 सीटें जीत जाती है। हम आज बात करेंगे वो कांग्रेस जो 1984 के चुनाव में 415 सीटें लेकर आती है और वही कांग्रेस जो 1989 के चुनाव में है, वो मात्र और मात्र 197 सीटों में सिमट जाती है। ऐसा क्या हो गया था कांग्रेस को, किसकी नज़र लग गई थी या क्या हो गया था? खैर हम सबके मन में यही प्रश्न आता है कि 415 सीटें कहाँ और 197 सीटें कहाँ? खैर इस पार्ट में साथियों हम 5 ऐसे बदलावों के बारे में पढ़ेंगे। उन सब के बारे में चर्चा भी करेंगे वो 5 कौन-कौन से बदलाव है और किस प्रकार हुए हैं। तो खैर भारतीय राजनीति और भारतीय राजनीति के नए बदलाव। तो कौन-कौन से नए बदलाव, जिनमें 5 बदलावों की बात करेंगे और जिसमें पहला भारतीय राजनीति का पहला बदलाव, भारतीय राजनीति के नए बदलाव। नए बदलाव कितने बदलाव थे? अमूमन हम यहाँ 5 बदलावों की बात करेंगे, 5 बदलाव। और 5 बदलावों में सबसे पहले था कांग्रेस की हार। किसकी हार? कांग्रेस की। जैसा कि हमने बात की कि कांग्रेस की, खैर पहले लिख ही देते हैं कांग्रेस की हार। दूसरी हम बात करेंगे, वो बात करेंगे मंडल आयोग। मंडल आयोग क्या है? मंडल आयोग या क्या है मंडल मुद्दा, इनके बारे में भी। और तीसरी हम बात करेंगे, वो करेंगे साथियों, या तीसरी जो नया बदलाव, तीसरा बदलाव था
वो बदलाव है अपना विकास। नई आर्थिक नीतियां। नई आर्थिक नीतियां। और चौथा बात करेंगे हम, वो बात करेंगे अपने राजीव गांधी की हत्या। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। और इसके साथ ही एक और बात करेंगे, वो करेंगे बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि। इतनी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके साथ ही हम सबसे पहले कांग्रेस की हार के बारे में बात करेंगे कि कांग्रेस इतने पीछे कैसे चली गई थी, इतने कैसे मतलब पिछड़ गई थी। उसके साथ ही हम बात करेंगे मंडल आयोग। क्या है मंडल आयोग, कौन मतलब ये कौन सा आयोग है, या किसने बैठाया था, कब बैठाया था, और क्या निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर अपनी आपत्ति जताई या नहीं जताई, अगर या क्या फैसला सुनाया। नई आर्थिक नीतियां कौन सी। हम हमेशा बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में 1991 के आसपास एक बार ऐसी राजनीतिक उथापथल भी हुई, उसके साथ ऐसी मतलब आर्थिक उथापथल हुई थी जिसके कारण, या उथल पुथल हुई थी जिसके कारण देश में वित्तीय आपातकाल लगाने की बातें जाहिर से चलने लगी थी। खैर वित्तीय आपातकाल लगा नहीं था। यही जो नई आर्थिक नीतियां, जिसमें देश के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, जो बाद में आगे जाकर अपने यूपीए के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेतृत्व में क्या बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। 2004 और 2009 दोनों चुनाव यूपीए के नेतृत्व में देश जीतता है। तो वो नई आर्थिक नीतियां भी पढ़ेंगे। फिर राजीव गांधी की हत्या किस प्रकार हुई थी, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई चुनाव प्रचार के समय, वो पढ़ेंगे। और बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद पढ़ेंगे। इन सारे के सारे साथियों, ये सारे के सारे मुद्दे हैं वो हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं इन पांचों मुद्दों ने राजनीतिक परिस्थितियों को बदल दिया, राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया। लोग किस प्रकार से, हम देखते आ रहे थे 1952 से लगाकर लगभग 1984 तक, मतलब 84 के चुनाव तक लगभग एक ही पार्टी सत्ता में रही थी। हाँ, 1977 थोड़ा सा छोड़ दें, 1977 से लगाकर 1980 तक की बात करें तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो ये इतना सा थोड़ा छोड़ दे तो लगातार एक ही पार्टी का दबदबा आ रहा है देश में। तो और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार गठबंधन की सरकार आती है, गठबंधन की राजनीति आती है, नए नए विचार पैदा किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले है कांग्रेस की हार। तो खैर साथियों, कांग्रेस की हार में आपको ये पांचों बातें पहले तो याद रखनी होगी। कांग्रेस की हार एक राजनीतिक बदलाव पहला है, फिर मंडल आयोग है, फिर नई आर्थिक, इन्हें मंडल आयोग का मतलब एक कमीशन है, मंडल मुद्दे के नाम से भी जाना जाता है। ये बदलाव तो है मंडल मुद्दे का, मंडल मुद्दा या मंडल मुद्दे, ठीक है। और इसके साथ ही नई आर्थिक नीतियां, राजीव गांधी की हत्या और बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि क्या है, इनका विवाद, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं कांग्रेस की हार। देखिए साथियों, जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि हमने देखा कि 1952 के चुनाव में कांग्रेस बहुत बेहतरीन सीटें लेकर मतलब अपनी दमखम दिखाती है। उसके बाद दूसरे आम चुनाव में भी, जैसे कि हम आम चुनाव की बात करें यहाँ, तो पहला आम चुनाव 1952 में, दूसरा 1957 में, ठीक है साथियों। इसके साथ ही तीसरा 1962 है, चौथा 1967 है, फिर 1971 है। आपको पता होगा दिसंबर 1970 में करवा दिए थे चुनाव, मतलब 71 में। फिर 1977 में वापस चुनाव हुए, फिर 1980 में चुनाव हुए, फिर 1984 में चुनाव हुए, फिर 1984 के बाद चुनाव हुए थे 1989 में, 1989 के बाद 1991 में चुनाव हुए, 1991 के बाद साथियों अपने चुनाव हुए थे वो 1996 में। कब हुए? 1996। फिर 1996 के बाद 98 में भी हुए, 1999 में भी हुए, और फिर 2004, फिर 2004, और इसके साथ ही अगर और याद रखना चाहो तो 2004 के बाद है 2009,
2009 के बाद 2014, 2014 के बाद 2019। आज तक वर्तमान में जो कार्यरत है वो 17वीं लोकसभा काम कर रही है। कौन सी लोकसभा है साथियों? 17वीं लोकसभा। तो पहली लोकसभा 1952 में, दूसरी 1957, तीसरी 1962, चौथी 1967, पांचवी 1971, छठी 1977, सातवीं 1980, आठवीं 1984, नवीं 1989 और 10वीं 1991, 10वीं 1991, 11वीं 1996, 12वीं 1998, 13वीं 1999, 14वीं 2004, 15वीं 2009 और 16वीं 2014 और 17वीं 2019। अभी हम जो हमारी जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है। साथियों, अगर इस बात करने से पहले अगर मैं आपको प्रधानमंत्री का क्रम बताऊं तो भी साथ में आपको याद करना चाहिए, और जिससे कि हम इस पार्ट में बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रधानमंत्री कब तक रहा था, क्योंकि ये नए बदलाव का दौर था राजनीति के क्षेत्र में। गठबंधन की सरकारें बन रही थी, मतलब 1989 के बाद आज तक 11 बार सरकारें बन चुकी हैं। 1989 के बाद, इससे पहले बनी सो अलग। यहाँ तक कि 1989 मतलब 1990 के दशक में 2 बार सरकार बननी चाहिए, 2 बार की बजाय 5 या 6 बार वहां सरकार बनी थी। 6 बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, मतलब ये ऐसी घटना आ गई थी। लोकसभा के जो कार्यकाल है 5 वर्ष, वो 5 वर्ष पूरा हो ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि गठबंधन की सरकार थी और एक दूसरे का बहुमत वापस ले लिया जाता, जिसके कारण सरकार स्थायी हो नहीं पाती और सरकार गिर जाती। खैर साथियों, 1952 में पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, 1957 में भी जवाहरलाल नेहरू और 1962 में भी नेहरू। पहले, दूसरे और तीसरे तीनों आम चुनाव हमने नेहरू के नेतृत्व में, पहले में अपने जीती थी 364 सीटें, फिर 361 सीटें, और फिर मतलब आगे फिर 1967 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इनसे पहले हमारे देश के एक प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। संदिग्ध है आज भी ये मामला। फिर 1971 में भी इंदिरा गांधी, समय से पहले चुनाव होता है लोकसभा का, मतलब 5 वर्ष पूरे होने से पहले। 1971 में वापस इंदिरा गांधी, 1977 में मोरारजी देसाई, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार। फिर 1980 में वापस इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ समय तक ही रहते हैं, यहाँ तक कि वे किसी भी अपने सदन में या लोकसभा में जैसे कि किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसके साथ ही 1984 में वापस 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद 1984 में ही नए वापस चुनाव करवाने का फैसला लिया जाता है, और वो चुनाव किसके नेतृत्व में होते हैं? राजीव गांधी के नेतृत्व में। फिर कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1989 में जो प्रधानमंत्री बनते हैं साथियों, वो वीपी सिंह बनते हैं। देश में ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस पूर्ण रूप से 1977 के बाद, ये थोड़ी बात याद रखना, कांग्रेस पूरी तरीके से सिमट गई थी, लेकिन फिर भी सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी कौन सी रही थी? कांग्रेस। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था 1989 में। यहीं से गठबंधन की अवधारणा पैदा होती है। इससे पहले हमने गठबंधन की अवधारणा के बारे में देखा था कि गठबंधन कब होता है? जब किसी भी सरकार को या जब किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर क्या बनाती है? सरकार बनाती है। और ये एक ऐसी सरकार है, गठबंधन सरकार है। तो साथियों, पहली बार गठबंधन सरकार केंद्र में अगर बात करें तो वो कब बनी थी? 1989 में। चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं था। उसके बाद हमने देखा 1991 में इसके बीच में एक और प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम होता है चंद्रशेखर। वो कांग्रेस की सहायता से बनते हैं, वाम मोर्चा और कांग्रेस उनको क्या देती है? मतलब सहायता देती है, अपना साथ देती है। इसके साथ ही 1991 में फिर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पामोलापति वेंकट नरसिम्हा राव, कांग्रेस की ओर से। और इसी समय चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के लिट्टे, एक श्रीलंकाई तमिलों के आतंकवादी संगठन था वहां का, और उनके द्वारा मई में किसकी हत्या कर दी जाती है? पूर्व प्रधानमंत्री अपने राजीव गांधी की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इसके बाद साथियों 1996 में वापस चुनाव होते हैं। 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनती है, एचडी देवगौड़ा जिसका नेतृत्व करते हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी कुछ समय के लिए 11 दिनों के या 13 दिनों के लिए
अपनी सरकार चलाते हैं लेकिन बहुमत खो देते हैं। फिर एसडी देवगौड़ा बनते हैं। एसडी देवगौड़ा के बाद इन्हीं चुनावों में एक बार फिर एसडी देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल नाम करके व्यक्ति राज्यसभा से चुने गए थे, वो भी, तो वे प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर 1998 में वापस चुनाव होते हैं और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिलता लेकिन कुछ कुछ बहुमत मिलता है। सर्वाधिक वोट उन्हें ही मिले गए थे, मतलब सर्वाधिक सीटें उनकी थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना सरकार बनाने का न्योता दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। उन्होंने सरकार बनाई भी लेकिन 11 महीनों के बाद उनकी सरकार गिर गई। फिर 1999 में वापस उनकी सरकार आई और अब की बार लगभग 19 गठबंधन, मतलब पार्टियों ने गठबंधन करके क्या लड़ा था, चुनाव लड़ा था, इस महागठबंधन का नाम है एनडीए। ठीक है, तो एनडीए के नेतृत्व में किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। फिर 2004 में वापस चुनाव हुए लोकसभा के और इसमें किसकी सरकार बनी, मनमोहन सिंह की यूपीए का गठबंधन बना। और फिर 2009 में भी यूपीए का गठबंधन मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश प्रधान, मतलब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 2014 में वापस पूर्ण बहुमत की बात आती है साथियों। आज हम बात करेंगे 1989 से लगाकर 2009 तक। क्यों? क्योंकि देखिए साथियों, 1989 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लोकसभा के चुनाव हुए हैं जिनमें लोकसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, अर्थात गठबंधन की सरकारें बनती रही, टूटती रही। हालांकि 1999 के बाद सरकारें गिरती तो नहीं रही थी, बीच में तो लगभग समय पर 5 वर्ष अपना लगभग कार्यकाल पूरा कर रही थी, लेकिन फिर भी सरकारें गठबंधन की थी। फिर 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है 2014 में पहली बार और 281 सीटों के साथ आते हैं। और फिर 2019 की 17वीं लोकसभा की बात करें तो इनमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, लगभग 303 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाते हैं। तो खैर साथियों, ये अपनी 17 आज तक की मतलब 17 लोकसभाओं के चुनाव है और इनके साथ ही प्रधानमंत्री कौन कौन बने उनके बारे में भी मैंने आपसे जिक्र किया है। हालांकि आगे मैं अलग से नाम लिखा के आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी इन चीजों को आपको, इन नामों को आपको याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अगर आपको इनका समय, मतलब इन प्रधानमंत्रियों का कालक्रम आपको याद है, समय आपको याद है कि ये कब से कब तक प्रधानमंत्री बने थे या कब से कब तक क्या क्या हुआ था, तो फिर आप किसी भी घटना को बताने में मतलब या किसी भी घटना का वर्णन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके सामने बाधाएं नहीं आएगी। या सीधा पूछ लिया जाएगा मंडल आयोग की स्थापना के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, किसकी सरकार थी। अगर हमें घटनाएं याद नहीं है, अगर हमें सन याद नहीं है और अगर हमें प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं है तो इनका तथ्य देना, मतलब ऐसे प्रश्नों के फैक्ट देना हमारे लिए असंभव सा प्रतीत होगा। तो इसलिए हमें याद करना होगा। मुझे लगता है साथियों कि याद करना कठिन है, लेकिन जिसने ठान लिया उसने, इसका मतलब है जंग जीत ली। तो ठानिए और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए अच्छी, बेहतर से बेहतर। अब देखिए कांग्रेस की हार, हम एक बात करें कि 1984 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली भाई? कांग्रेस को 415 सीटें प्राप्त हुई। कितनी सीटें? 415 सीटें। वही वापस 1989 के चुनाव में कांग्रेस को 197 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। ठीक है। अब साथियों इसमें हुआ क्या था कि 1984 में तो कांग्रेस को 415 सीटें मिली राजीव गांधी के नेतृत्व में। 1989 में भी चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने। सर्वाधिक सीटें जीतने वाला अगर कोई दल है तो वो कौन था? कांग्रेस। लेकिन पूर्ण बहुमत मिलने में वो कांग्रेस पीछे रह गई थी। आपको पता होगा
कि लोकसभा की सदस्य जो सीटें कितनी है, 543 है। 543 में से कितनी होनी चाहिए, 572, 272 सीटें मिलना जरूरी है। और फिर प्लस 2 कर दें 43, तो फिर 573। कहने का मतलब है 572 से प्लस अगर सीटें मिलती है तो इसका मतलब है किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है। अब वर्तमान में 243 है, तो 243 का मतलब हुआ कि 200, जिस दल के पास 272 सीटें हैं और वो दल पूर्ण बहुमत के साथ क्या बना सकता है, अपनी सरकार बना सकता है। जैसे कि बीजेपी के पास है 272, क्या 303 सीटें हैं, तो वो पूर्ण बहुमत के साथ अपना काम कर रही है। ठीक है, तो फिर 1989 के चुनाव में क्या हुआ, सरकार किसकी बनी साथियों? 1989 के चुनाव में जो सरकार बनी थी वो बनी थी राष्ट्रीय मोर्चे की। किसकी? राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, मोर्चा की सरकार। ठीक है, और किसकी नेतृत्व में? वीपी सिंह, वीपी सिंह, वीपी सिंह के नेतृत्व में। वीपी सिंह देश के क्या बने थे? पीएम बने थे। इसमें जनता पार्टी प्लस बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इसके साथ ही प्लस वाम मोर्चा, वाम मोर्चा, आदि दल मिलकर, दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार। क्या किया? गठबंधन की सरकार बनाई। अब गठबंधन की सरकार बनी। अब साथियों, लेकिन ये सरकार गठबंधन की बनी, ये 5 साल चल नहीं पाई। अब समय आता है 1990 का। 1990 में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी अपना मतलब वाम मोर्चा वगैरह इन्होंने अपना वो जो समर्थन है वो वापस ले लेते हैं, तो जिसके कारण एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं, चंद्रशेखर। कौन बनते हैं? चंद्रशेखर। पीएम है चंद्रशेखर, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके नेतृत्व में सरकार बनती है और अब की बार कौन साथ दे रहा है? कांग्रेस साथ दे रही है। किसका गठबंधन है? कांग्रेस प्लस जनता पार्टी, यानी अपने वाम मोर्चा आदि। ठीक है, आदि, क्योंकि बीजेपी इनसे बाहर है। यहाँ से हमें एक तथ्य भी मिलता है, कांग्रेस और बीजेपी कभी भी गठबंधन में एक साथ नहीं आई थी, दोनों आमने सामने। अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो बीजेपी तोड़ देती है, और बीजेपी करती है तो कांग्रेस तोड़ देती है। तो खैर, मतलब देश में दो सबसे बड़ी पार्टियों के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी अमूमन सबसे आगे रहते हैं। तो इस प्रकार ये 1900 मतलब 84 के चुनाव में कांग्रेस के इतने सीटें मिलने के बाद भी 1989 के चुनाव में कांग्रेस की क्या हो जाती है? हार। और उसके बाद वापस 1991 में चुनाव होते हैं, और 1991 चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, और सरकार बहुमत किसको मिलता है? कांग्रेस को। और इसके कारण इसी समय राजीव गांधी की मई 1991 में क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है चुनाव प्रचार के दौरान। ठीक है, तो एक तो है ये कांग्रेस की हार, तो आपको याद होगा साथियों, कांग्रेस की हार वाला। अब दूसरी पहला बदलाव हमने पढ़ लिया, फिर अब बात आती है दूसरे बदलाव की। और दूसरा बदलाव वो कौन सा बदलाव है? दूसरा बदलाव है मंडल आयोग। कौन सा आयोग? मंडल आयोग या मंडल मुद्दा। तो साथियों, हम अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ते हुए एक साथ ही इन चीजों को पूरा का पूरा पढ़ लेंगे कि मंडल आयोग है क्या, ठीक है, और क्यों बैठाया गया, क्या हुआ था। तो अब है यहाँ मंडल आयोग। कौन सा आयोग? मंडल, या मैं यही लिख देता हूं मंडल आयोग। मंडल आयोग। देखिए साथियों, कि मंडल आयोग बैठाया गया था, ये बैठाया गया था जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अर्थात जो ओबीसी है, उनके लिए उनको आरक्षण देने की बात कही थी। देखिए, ओबीसी को आरक्षण देने की अगर कोई पहला ओबीसी के लिए कोई आयोग बैठाया गया था ओबीसी को आरक्षण देने की बात करने के लिए, तो वो था काका कालेलकर आयोग, 1953 में बैठाया गया। ये दूसरा आयोग था। जैसा कि हमने देखा था 1960 के अंतिम दशक में, या हमने देखा था 1970 के
मध्य के सालों में 1970 के दशक के मध्य के सालों में किस प्रकार 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया, उसमें ओबीसी के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी की ओर से मुंह मोड़ रहे थे। और दुनिया में अपने देश हिंदुस्तान की अगर बात करें तो ओबीसी की जनसंख्या सर्वाधिक है। हमने या हमारे संविधानवेताओं ने एससी और एसटी को आरक्षण दे दिया, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दे दिया, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात नहीं कही। तो फिर लोगों के मन में या संविधानवेताओं के बाद जो आगे अपने पार्टियों वाले व्यक्ति थे या जो हमारे सांसद वगैरह थे उनके मन में आया, या समाजवेता थे उनके मन में आया कि सभी ओबीसी वाले गरीब नहीं है, ये भी पिछड़ा वर्ग है। इसमें भी कुछ कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें आज भी नीच कहा जाता है या नीचा माना जाता है। तो उन सभी जातियों को अलग से क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, अर्थात इन पिछड़े वर्गों की भी रक्षा करने के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। बाकायदा जांच कमेटियां बैठाई गई और देखा गया कि ओबीसी की स्थिति सरकारी नौकरियों में भी ठीक नहीं है। ओबीसी एक प्रकार की, मतलब जैसे कि एससी एसटी है उसी प्रकार ओबीसी भी एक प्रकार की क्या है। अब देखिए साथियों, ये सारा का सारा हुआ, तो फिर हमने बात की थी पहला आयोग कौन सा बैठा है ओबीसी के लिए, ओबीसी को आरक्षण के लिए, तो वो है काका कालेलकर आयोग। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मंडल आयोग। मंडल आयोग कब बैठाया गया साथियों? 1978 में। 1978 में। और किसकी अध्यक्षता में? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। ठीक है। अब देखिए, आपको पूछा जाएगा कि मंडल आयोग कब बैठाया गया, तो 1978 में। किसकी अध्यक्षता में? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। अब आप समझ गए होंगे कि इस आयोग का नाम मंडल आयोग क्यों है, क्योंकि इनके जो अध्यक्ष थे जिनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए हमने इस आयोग का नाम क्या कर लिया, मतलब मंडल आयोग। इसके साथ ही इसके उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य थे अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी, ओबीसी अदर बैकवर्ड कैटेगरी। ठीक है, ओबीसी। ये जो उद्देश्य है इनके, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामाजिक व शैक्षिक तौर पर आरक्षण देना। शैक्षणिक, हाँ अपन मतलब आप शिक्षा लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और शिक्षा नहीं लिखते हो तो शैक्षणिक लिख देना। सामाजिक व शिक्षा के तौर पर आरक्षण, आरक्षण दिलाना। किनको? ओबीसी को आरक्षण दिलाना। और ये था कौन सा? दूसरा ओबीसी आरक्षण आयोग। दूसरा ओबीसी आरक्षण आयोग। ओबीसी को आरक्षण दिलाने वाला दूसरा आरक्षण आयोग था ये। मतलब ये दूसरी बार आयोग बनाया गया। इससे पहले तो पहला कौन सा था, तो नोट करके याद कर लेना। पहला था काका कालेलकर, काका कालेलकर आयोग, कालेलकर आयोग। और काका कालेलकर आयोग कब बैठाया गया भाई? वो बैठाया गया था 1953। कब बैठाया गया? 1953 में। अब देखिए, तो अब यहाँ आपको पता है इतना कि 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग या मंडल कमीशन बैठाया गया। तो उस समय तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए कि तत्कालीन किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है। और इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? सर्वाधिक सपोर्ट किसका रहा? हो रहा था आपके एक बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार के सीएम,
बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है साथियों? वो है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। इनके कहने पर, इनके सबसे ज्यादा दबाव देने पर, और इन्होंने ओबीसी को आरक्षण बकायदा दिया था अलग से बिहार में, तो इसीलिए इनके दबाव में आकर या इनके सबसे ज्यादा आंदोलन करने पर, और फिर जनता आंदोलन में उमड़ी गई थी। जनता ने कहा था कि नहीं, हमें तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। तो फिर ये इस प्रकार इनकी जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सपोर्ट किसका रहा? बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का। इसके साथ ही मंडल आयोग की स्थापना 1978, अध्यक्ष कौन है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और इसके साथ ही मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, और ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है, याद रख लेना, पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। और ये कौन से पार्टी की है? जनता दल की सरकार है। कौन से दल की? जनता दल की। उद्देश्य थे अन्य पिछड़े वर्ग आयोग के लोगों को सामाजिक व शिक्षा के या शैक्षणिक तरीके के आधार तौर पर आरक्षण दिलाना चाहिए या दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ये दूसरा ओबीसी आरक्षण आयोग था, और पहला था काका कालेलकर आयोग 1953। अब देखिए साथियों, 1900 मतलब 80 में क्या हुआ? अपने 1979 में ही मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि ये अपना बहुमत खो चुके थे। और फिर अलग व्यक्ति आए, एक नए, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने। और चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो वे भी ठीक तरीके से काम कर नहीं पाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। तो फिर उन बाद में वापस 1980 में चुनाव हुए। 1980 में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद वापस इनकी सरकारें बनी नहीं, कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस ने वापस इस फैसले के ऊपर क्या नहीं दिया? ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण ये मंडल आयोग की सिफारिश ज्यों की त्यों पड़ी रह गई थी। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी, भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए। इसी सिफारिश को 1989 की वीपी सिंह सरकार ने, वीपी सिंह की सरकार, अर्थात कौन सी सरकार? तो आपको ये लिखना है मंडल आयोग, मंडल आयोग को संयुक्त, माफ कीजिए, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चे वाली, राष्ट्रीय मोर्चे वाली सरकार ने। और सरकार का नेता कौन उस समय? प्रधानमंत्री कौन? वीपी सिंह, वीपी सिंह। सरकार ने मंडल आयोग सरकार ने लागू किया। कब किया? 1990 में। कब लागू किया? 1990 में। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को कौन सी सरकार ने लागू किया? तो राष्ट्रीय मोर्चे वाली सरकार ने। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? वीपी सिंह कर रहे थे। अब ज्यों ही इनको लागू किया गया तो सड़कों पर वापस आंदोलन होने लगे। जनरल वालों ने कहा हमें भी आरक्षण चाहिए, और इन्होंने आर्थिक के आधार पर उस समय भी जनरल को 10% आरक्षण दिया था। लेकिन वो मतलब इसमें जो सामाजिक और शिक्षा के तौर पर उनमें आर्थिक, आपको पता होगा हमारे देश का आर्टिकल या संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन आप सब जानते होंगे, जिसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात कर रखी है, जिसमें आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करते हुए तीसरा नया शब्द जोड़ा। पहले सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हमें आरक्षण मिल रहे थे, लेकिन अब उसकी बजाय सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्र पर, लेकिन अब आर्थिक स्तर पर भी आरक्षण की बात की गई है। कहीं न कहीं इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय अभी फैसला देने वाला ही है या सुनाने वाला। यह 5 जजों की बेंच है, जिसमें देश के मुख्य जो न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो भी सम्मिलित है, उदय उमेश ललित। तो साथियों क्या हुआ? मंडल आयोग को राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने, अर्थात वीपी सिंह की सरकार ने लागू कर दिया 1990 में। जो ही 1990 में लागू किया तो एक व्यक्ति थे, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों ने विरोध तो किया था, लेकिन इनमें एक व्यक्ति का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। और उस व्यक्ति ने क्या किया? उसके नाम पर एक केस चला, और उसी केस का निर्णय देते हुए 1992 में, दिसंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, और उस निर्णय में ओबीसी को दिए गए 27% आरक्षण। और कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? तो आरक्षण लिखना है 27% आरक्षण। कितना आरक्षण दिया गया? 27% आरक्षण दिया गया।
ठीक है, किसे दिया गया, ओबीसी को, और इसे क्या किया गया, सही ठहराया गया, 27% आरक्षण को सही ठहराया गया गया। कौन से केस में, तो आपको याद करना है, इंदिरा साहनी विवाद, इंदिरा साहनी विवाद। और इंदिरा साहनी विवाद आया कब था भाई, इंदिरा साहनी विवाद आया था साथियों दिसंबर, इसके ऊपर सुनवाई की थी दिसंबर 1992 में, ठीक है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जिसमें कहा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। कितने प्रतिशत से ज्यादा, 50%। साथियों आपको पता होगा हमने एससी को 15% आरक्षण दिया है और 7.5% आरक्षण एसटी को दिया है, और उसके साथ ही 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया है। तो फिर 15, 27 प्लस 7.5 कितने हो जाते हैं साथियों, मतलब ये टोटल अपने मेरे ख्याल से होते हैं वो गुण 50.5 होते हैं। तो अपने 50% के लगभग तो यही आरक्षण पहुंच जाता है, जिसके कारण अब देख लीजिए आप भी कि 15 और 7 22 हो गए, 22 और 28 49 और 0.5 है 0.5, तो 49.5 तो यही पहुंच गया। तो इसके कारण 50 से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन ज्यों ही ईडब्ल्यूएस लागू किया तो 10% आरक्षण दिया गया, तो 50 की हमने सीमा लांघकर 59.5 हो गया। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में लिखा हुआ है, जैसे तमिलनाडु को आज भी 69% आरक्षण दे रखा है तमिलनाडु की सरकार ने वहां के लोगों को। तो खैर इनके आधार पर ही तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो 49.5 वाला अर्थात 50 वाला जो बात थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, उस बात को ये समाप्त कर देता है। तो याद रखना इंदिरा साहनी विवाद है, दिसंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किसके, सरकार के पक्ष में सुनाया और उन्होंने कहा ओबीसी को दिया गया आरक्षण सही है। तो ये क्या है अपने साथियों, मंडल आयोग है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बैठाया गया था। अब हम साथियों बात करेंगे, वो हमारी दूसरी बात होगी, मंडल आयोग के बाद और कौन सी नई समस्या थी, और वो थी अपने देश में आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की नई नई योजनाएं। देखिए साथियों, प्रारंभ में हमने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, वो अर्थव्यवस्था हमारे लिए कहीं न कहीं शुरुआती दौर में ठीक साबित हुई, लेकिन बाद की जो अर्थव्यवस्थाएं बनेगी, जो भी सरकारें आती अपनी नई नई अर्थव्यवस्थाएं बनाती, नई नई नीतियां लागू करती, और वो नीतियां कहीं न कहीं उन नीतियों का विरोध भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे वही नीतियां हमारे देश को आर्थिक विकास की दृष्टि से वापस मार्ग पर लाने का कार्य उन्हीं नीतियों के द्वारा हुआ है। तो तीसरा कारण क्या है अपना, वो है मतलब परिवर्तन, वो है नई आर्थिक नीतियां, नई आर्थिक नीतियां। नई आर्थिक नीतियां कब, 1989 के बाद, और इसके साथ ही 1991 में वीपी सिंह, नहीं माफ कीजिए, अपने नाम क्या है, पामोलापति या पीवी, आप याद कर लेना, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये जो बाद में देश के प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी को बनाया गया, ठीक है। इसके साथ ही बाद में इंद्र कुमार गुजराल आते हैं, और इंद्र कुमार गुजराल ने भी नई आर्थिक नीतियां लागू की, नई आर्थिक नीति लागू की, ठीक है। और इसमें थी लागू की, और जिसका एक नया नाम आता है हम सबके सामने, एक्ट मतलब लुक ईस्ट,
क्या नाम था? लोक ईस्ट, अर्थात पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो। किसकी ओर देखो? पूर्व की ओर देखो। और इसी नई आर्थिक पॉलिसी का नाम, नीति का मतलब नाम परिवर्तन करके वर्तमान में मोदी सरकार ने क्या कर दिया है? एक्ट ईस्ट कर दिया है 2015-16। तो खैर ये याद रखना। उसके साथ जितनी भी सरकार आई वो आती रही, अपनी नई नई आर्थिक नीतियां लागू करती रही, कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध के बावजूद भी कुछ कुछ आर्थिक नीतियां ठीक साबित हुई, जिसके कारण, और इनका सबसे अच्छा श्रेय जाता है वो तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी को जाता है। इससे पहले ये गवर्नर जो हमारे रिजर्व बैंक है भारत का, भारतीय रिजर्व बैंक, जिनके गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। तो फिर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाने के बाद इन्होंने और तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम करते हुए जो लोक इष्ट की नीति अपनाई गई, वो कहीं न कहीं हमारे लिए आर्थिक विकास के लिए बेहतरता साबित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। तो खैर ये है नई आर्थिक नीतियां। जो भी सरकार आती अपनी नई नई आर्थिक नीतियां बनाती। आर्थिक नीतियों के बाद बात करेंगे साथियों, वो हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद की। किसकी बात करेंगे? बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद। राम जन्मभूमि विवाद, राम जन्मभूमि विवाद या बाबरी, हाँ, राम जन्मभूमि विवाद। अब देखिए साथियों, ये घटना बहुत लंबे समय से, ये केस बहुत लंबे समय से चल रहा था। 1992 दिसंबर 1992 दिन था 6 दिसंबर का, 6 दिसंबर 1992। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? वही पीवी नरसिम्हा राव, पामोलापति वेंकट नरसिम्हा राव। अब पीवी नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और अयोध्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह जी थे। तो खैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पे, और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह बीजेपी के उड़ते हुए बड़े नेता के तौर पर जाने माने जाते थे। इसके साथ लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो 6 दिसंबर 1992 को क्या गिराया गया? जो राम जन्मभूमि की जो बाबरी मस्जिद थी, वो बाबर की मस्जिद को गिराया गया। अर्थात 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ा गया, ढांचे को तोड़ा गया। कब तोड़ा गया साथियों? ये तोड़ा गया था आपके 6 दिसंबर 1992 को। अब बात आती है बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बाबरी मस्जिद का निर्माण 1529 में, ज्यों ही बाबर हिंदुस्तान में आता है, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, उससे एक वर्ष पहले, कि बाबरी मस्जिद का निर्माण 1529 में बाबर के सिपा सलार, वो बाबर जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, बाबर के एक सिपा सलार, सिपाह सलार, और इस सिपा सलार का नाम क्या था? मीर बाकी, मीर बाकी ने करवाया। ठीक है। और ज्यों ही बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का रुतबा ऊपर आया। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी विचारधारा, हिंदुत्ववादी विचारधारा विचारधारा सामने आई और आगे आने वाले चुनावों में आगे आने वाले चुनावों में क्या हुआ साथियों? इसकी प्रगति
हुई। प्रगति का मतलब होता है विकास हुआ, इसकी प्रगति हुई, विकास हुआ इनका। किनका? भारतीय जनता पार्टी का। किसके कारण? बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने के कारण। आपको ये याद रखना है, राम जन्मभूमि विवाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ा गया था इस दिन। और फिर बाबरी मस्जिद का निर्माण 1529 में बाबर के एक सिपा सलार मीर बाकी के द्वारा करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी विचारधारा सामने आई और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी की प्रगति क्या हुई? मतलब इसकी बीजेपी की शाख में वृद्धि हुई, बीजेपी की सीटों में भी वृद्धि होती है और 1966 में पहली बार बीजेपी कब्जा कर भी लेती है, लेकिन विशेष मतलब वो बहुमत हासिल नहीं कर पाते, जिनके कारण उन्हें मात्र 13 दिन में क्या देना पड़ता है? अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ता है। तो खैर साथियों, ये है राम जन्मभूमि विवाद। राम जन्मभूमि विवाद के बाद हम एक और बात करेंगे, और वो बात करेंगे आज हम, वो है अपने चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या। इनकी? राजीव गांधी की हत्या। तो खैर साथियों, राजीव गांधी की जिस समय देश में चुनाव हो रहे थे, और देश में चुनाव कब? 1991 के चुनाव। कौन से चुनाव? 1991 के चुनाव हो रहे थे। 1991 में शुरुआत में किनके नेतृत्व में? राजीव गांधी के नेतृत्व में। लेकिन राजीव गांधी की जो ही हत्या होती है, तो राजीव गांधी की हत्या होने के बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव को क्या बनाया जाता है? देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो फिर पांचवा है राजीव गांधी की हत्या। राजीव गांधी की हत्या। और राजीव गांधी की हत्या अब हुई कब थी हत्या? तो वो हुई थी मई 1991 को, चुनाव प्रचार के दौरान। चुनाव प्रचार के दौरान किसने की थी? तो आपको लिखना है लिट्टे नामक श्रीलंका का श्रीलंकाई तमिलों का संगठन। तमिलों का संगठन लिट्टे नामक श्रीलंकाई तमिलों के संगठन के द्वारा, के लोगों द्वारा ठीक है। एक औरत आती है, चुनाव प्रचार के दौरान वो भाषण देते हैं, उसी समय एक औरत आती है जिसके पास बम होता है, और जो ही वो अपने माला पहनने के लिए झुकते हैं राजीव गांधी, उसी समय बम फूटता है। और वहीं कहा जाता है कि राजीव गांधी और उनके साथ बहुत सारे और भी लोगों की हत्या हो गई थी वहां पर। तो खैर एक ये बात आपको क्या करनी है? याद रखना है। अब कांग्रेस से धीरे धीरे स्थिति कांग्रेस की कमजोर होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो समृद्ध और शक्तिशाली जो नेता थे, वो धीरे धीरे किसी न तरीके से परास्त होते जा रहे थे। इसके उदाहरण हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 1964 में नेहरू चले गए। नेहरू के बाद शास्त्री जी अच्छे नेता के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन 66 में शास्त्री जी चले गए। उनके बाद इंदिरा गांधी का बेहतरीन नेतृत्व आया, लेकिन 84 को इंदिरा गांधी भी चली गई। और उनके बाद अब अगले जाने वाले नेता राजीव गांधी थे, और वो भी चले गए। खैर इनके बाद पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव के बाद तो कांग्रेस की सरकार बनी नहीं, फिर वापस बनी थी 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। तो खैर ये बात है साथियों किसकी? राजीव गांधी की हत्या की। अब हम बात कर लेते हैं गठबंधन की राजनीति। किसकी बात करते हैं? गठबंधन की राजनीति की। गठबंधन की सरकार या गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति, ठीक है। अब कब से शुरू हुई? तो शुरुआत हुई थी साथियों केंद्र में, वो हुई थी 1989 से, ठीक है। और ये कब तक चली थी गठबंधन की सरकार? 2009 तक। कब तक? 2009 तक, ठीक है। फिर 2014 में, अब देखिए कौन कौन सी सरकारें बनी 1989 से 2009 तक।
तो सबसे पहले देखिए, पहली 1989 में वीपी सिंह की, और वीपी सिंह की कौन सी, किसकी, संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी, राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन, मोर्चा, ठीक है। वीपी सिंह, कौन कौन सम्मिलित थे, बीजेपी प्लस वाम मोर्चा, और इसके साथ ही जनता दल प्लस जनता व अन्य, जनता दल, ठीक है। कांग्रेस बाहर थी। इसके साथ ही फिर इसी में 1989 में और कौन सी मतलब बनी थी 1989 में, वो बनी थी अपने चंद्रशेखर, पीएम बने थे। और यहाँ कांग्रेस साथ में होती है, कांग्रेस प्लस वाम मोर्चा, ठीक है। बीजेपी वगैरह अलग हो जाती है। अब आती है दूसरी बारी, वो आती है अपने 1991 में। 1991 में बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। पार्टी किसकी बनती है, कांग्रेस की। किनकी बनती है, कांग्रेस प्लस अन्य मिलकर क्या करते हैं, गठबंधन, अन्यों का गठबंधन, ठीक है। इसके साथ ही साथियों फिर 1996 में मत होते हैं। 1996 में बीजेपी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन बनते हैं भाई, 13 दिन। कितने दिन, कुछ किताबों में 11 लिखा है, कुछ किताबों में 13 लिखा है। तो खैर आपकी किताब में मेरे ख्याल से, या जो एनसीईआरटी किताब में वो 13 दिन है, ये पहले बन रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे बनते हैं, वो बनते हैं अपने जिनका नाम है एच डी देवगौड़ा। क्या नाम है साथियों, एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक से है, और इनकी सरकार का नाम है संयुक्त मोर्चा सरकार, संयुक्त मोर्चे की सरकार, मोर्चे की सरकार या संयुक्त मोर्चे का गठबंधन, ठीक है। किनके नेतृत्व में, ये बनी थी एच डी देवगौड़ा के नेतृत्व में। इनके साथ ही यहाँ पर भी किसका समर्थन रहता है, कांग्रेस का समर्थन रहा था, मतलब कांग्रेस प्लस अन्य। और इसके साथ ही यही तीसरी और सरकार बनती है इंद्र कुमार गुजराल की। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। कब बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल, ये 1997 में, नहीं मतलब 96 में, ये बनते हैं 1997 में, ठीक है। 97-98 रहते हैं, फिर क्या होता है, चुनाव हो जाते हैं। फिर वापस 1998 में चुनाव, 1998 में वापस क्या होते हैं, चुनाव। प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। बहुमत की सरकार आती है, नहीं आती है साथियों, बहुमत की सरकार। कितने वाजपेयी कितने महीने रहे थे, तो लिख देना 13 माह। कितने महीने, 13 माह, 13 माह 11 माह जो भी है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, और ये थे एनडीए का गठबंधन, एनडीए का गठबंधन, एनडीए का गठबंधन मतलब गठबंधन। एनडीए का दूसरा नाम है राष्ट्रीय, मतलब इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय विकासशील विकासशील गठबंधन। नहीं, राष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, एनडीए का गठबंधन बना था जिनका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है, राजग के नाम से जाना जाता है, राजग, ठीक है। इसके साथ ही साथियों फिर 1999 में वापस चुनाव हुए, और 1999 में वापस राजग की सरकार बनी। और ये राजग का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कब बना था ये, 1999 में। किन के नेतृत्व में, वही अटल बिहारी वाजपेयी,
अटल बिहारी वाजपेयी। और यही अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक रहे थे। कब तक? 2004 तक। फिर 2004 में वापस चुनाव हुए, मनमोहन सिंह बने। कौन बने प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह कौन से दल से बने थे? वो बने थे अपने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, अर्थात यूपीए, किसके नाम से जानी जाती है? यूपीए की सरकार। ठीक है, 2004 में भी इसकी बनती है, 2009 में भी यही सरकार बनती है, वही मनमोहन सिंह वापस प्रधानमंत्री बनते हैं और इसे संप्रग भी कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि सप्रग या संप्रग, प्रग का पूरा नाम पूछ ले तो भी आपको बताना है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो फिर ये 2009। फिर आता है साथियों 2014। 2014 में पूर्ण बहुमत आता है वापस, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। और कौन सी पार्टी को पूर्ण बहुमत? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? और किसके नेतृत्व में? मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है, और इसके साथ ही ये दोनों एक ही चीज है भाई, याद कर लेना, 2014 और 2019। और लास्ट चुनाव 2019 में ही हुए हैं, आगे आने वाले चुनाव 2024 में होंगे। इस प्रकार साथियों ये गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू होता है। बाकी आज अपने इस एपिसोड में इतनी ही बातें, बाकी बातें करेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खेलते रहिए।